नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आज हम लोग चर्चा करेंगे न्यायपालिका पर। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बहुत दिनों से सरकार के ऊपर ये आपत्ति दर्ज कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस पर वर्तमान सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की इन आपत्तियों के बाद कल 8 अलग अलग हाई कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 17 नए जजों की नियुक्ति कर दी गई है सरकार द्वारा। इसके अलावा 16 न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र सरकार ने कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो आपत्तियां थीं उसको गंभीरता से सरकार ने लिया और उसके कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों पर अपना निर्णय ले लिया। अब इन नियुक्तियों और ट्रांसफ़र के बाद कॉलेजियम सिस्टम फिर से चर्चा में आ गया कि आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या। दरअसल अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आखिर जब संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का उल्लेख नहीं किया गया है तो आखिर इसका विकास कैसे हुआ या ये कॉलेजियम सिस्टम आया कैसे। पहले तो हम लोग ये जान लें कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। दरअसल ये नियुक्ति और स्थानांतरण जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण का अधिकार न्यायपालिका को देता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सबसे वरिष्ठ जजेस हैं जो तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज नियुक्त होंगे और उन जजों का ट्रांसफ़र किस प्रकार से किया जाएगा। अब जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका कि संविधान में या किसी कानून में कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था नहीं है या ये शब्द नहीं मिलता है, तो इसका विकास कैसे हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट जज केस आया 1981, एसपी गुप्ता केस भी कहा जाता है इसको। और इस फर्स्ट जज केस में 7 न्यायाधीशों की बेंच ने अपना निर्णय दिया। अब उस निर्णय में क्या था, 7 जजों की बेंच के निर्णय में क्या था, उसको जानने से पहले हम लोग संविधान के आर्टिकल 124 की चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 124 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के परामर्श से उनकी नियुक्ति करेगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से संविधान में दिया है कि भाई नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जो मामला फंसा वो परामर्श का। तो अब परामर्श की डेफिनेशन या परिभाषा स्पष्ट नहीं थी कि परामर्श क्या सिर्फ सलाहकारी भूमिका में होगा, क्या बाध्यकारी होगा सरकार के ऊपर या राष्ट्रपति के ऊपर। तो उसी परामर्श शब्द की व्याख्या इस फर्स्ट जज केस में करनी थी 7 जजों की जो बेंच थी उसने। तो इस केस में तो स्पष्ट रूप से निर्णय कार्यपालिका के पक्ष में दिया गया कि सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो परामर्श को माने या न माने। परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, परामर्श सरकार नहीं भी मान सकती है। इसमें इस निर्णय में कार्यपालिका को प्रधानता दी गई। अब चीज़ें चलती रहीं। 1981 का जो फर्स्ट जज केस है उसके आधार पर चीज़ें चलती रहीं, लेकिन फिर से कुछ आपत्तियां दर्ज हुईं
कि भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित हो रही है या कार्यपालिका बेवजह दबाव बनाती है न्यायपालिका के ऊपर, क्योंकि नियुक्ति का अधिकार उसके पास है, ट्रांसफ़र का अधिकार उसके पास है, क्योंकि राष्ट्रपति तो वही करेगा जो कार्यपालिका उससे करने के लिए कहेगी। तो इन सब मुद्दों को लेकर के फिर 1993 में सेकेंड जज केस आया। अब इस सेकेंड जज केस में 9 जजों की बेंच को निर्णय देना था। अब ये 9 जजों की बेंच ने फर्स्ट जज केस के निर्णय को पलट दिया, जिसमें जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफ़र का अधिकार कार्यपालिका को दिया गया था और परामर्श की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। इस सेकेंड जज केस में एकदम उलट निर्णय आया और निर्णय में क्या कहा गया कि परामर्श करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और परामर्श आपस में करने के बाद वो जो रिकमेंडेशन देगा सरकार को वो बाध्यकारी होगा। यानी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो परामर्श जाएगा या उसकी जो रिकमेंडेशन जाएगी वो कंपलसरी होगी सरकार के लिए मानना, यानी उन जजों में से ही सरकार को या राष्ट्रपति को नियुक्ति देनी होगी। और यहीं से कॉलेजियम सिस्टम का विकास शुरू हुआ। अब इस कॉलेजियम में कौन लोग थे? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, और इसने स्पष्ट कह दिया कि भाई जो भी रिकमेंडेशंस आएंगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो बाध्यकारी होगी। राष्ट्रपति उस रिकमेंडेशन के आधार पर ही जजों की नियुक्ति करेगा, अपनी मर्जी से या कार्यपालिका की मर्जी से या प्रधानमंत्री की मर्जी से जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें कहा गया कि भाई जो रिकमेंडेशन आया है सरकार उसे पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकती है, लेकिन अगर दोबारा वही रिकमेंडेशंस आ गई तो फिर राष्ट्रपति को उन्हीं नामों में से जजों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें चलती रहीं। फाइनली जो वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम है वो 1998 में सामने आता है। ये कोई केस नहीं था, हालांकि इसका नाम थर्ड जज केस दिया गया, लेकिन ये कोई केस नहीं था। दरअसल जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 है, ये राष्ट्रपति को ये अधिकार देती है, आर्टिकल 143, कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है किसी मुद्दे को लेकर के। तो इस अधिकार के तहत ही सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने ये सलाह मांगी कि भाई परामर्श शब्द का अर्थ क्या होगा या उसकी व्याख्या क्या होगी। क्या ये परामर्श सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया ही पर्याप्त माना जाएगा, या इस परामर्श को पूरे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया रिकमेंडेशन माना जाएगा? तो इस पर फिर से निर्णय हुआ कि नहीं, ये जो परामर्श शब्द है या परामर्श जो दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो पूरे सुप्रीम कोर्ट का परामर्श माना जाएगा, न कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया परामर्श। हाँ, ये अलग बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पूरे कॉलेजियम का प्रमुख होगा। और इस थर्ड जज केस के बाद थोड़ा सा कॉलेजियम सिस्टम में परिवर्तन कर दिया गया। सेकेंड जज केस में क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। थर्ड जज केस के बाद कॉलेजियम में परिवर्तन कर दिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा
4 अन्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जजों से कॉलेजियम सिस्टम को बनाया गया और वर्तमान में यही सिस्टम 5 लोगों का कॉलेजियम ही अभी तक चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफ़र के अधिकार को लेकर के। अब इस CJI प्लस 2 वरिष्ठ जज, अगर इनमें से मान लीजिए कि 2 जजेस किसी नाम का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, मान लीजिए कि कोई नाम है जिसको नियुक्ति के लिए रखा गया है और इन 5 लोगों में से 2 लोग कहते हैं नहीं भाई हम तो इसके फेवर में नहीं हैं, तो वो नाम आगे फिर राष्ट्रपति के पास नियुक्ति के रिकमेंडेशन की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये तो था आपका कॉलेजियम सिस्टम। अब आखिर खींचतान क्यों रहती है कार्यपालिका और न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के? दरअसल न्यायपालिका भी अपने इस अधिकार को छोड़ना नहीं चाहती है और कार्यपालिका को तो स्पष्ट रूप से आर्टिकल 124 में ये अधिकार मिला ही हुआ है राष्ट्रपति के मार्फत कि वो जजेस की नियुक्ति कर सकती है। अब इसमें दिक्कत क्या है? दरअसल दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। न्यायपालिका कहती है कि कार्यपालिका इसके माध्यम से न्यायपालिका पर दबाव डालने का काम कर सकती है या निष्पक्ष न्यायपालिका में दिक्कत आ सकती है। दूसरी तरफ कार्यपालिका की तरफ से या मीडिया में जो चर्चा जो होती है कि इसमें नेपोटिज्म है, यानी ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है और तमाम जजों की जो नियुक्ति हुई है वो उन जजेस के परिवारों से ही हुई है, उनके पुत्र या भाई या भतीजे या बेटी, उन्हीं की नियुक्ति इन कॉलेजियम सिस्टम्स के माध्यम से जजेस के रूप में होती है। तो ये था कॉलेजियम सिस्टम। उम्मीद है कि आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई नई चीज़ आपको जाननी हो या कोई नया सुझाव देना हो, और कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। नमस्कार, जय हिंद।